हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने नेहरू और साइमन रिपोर्ट को देखा था। आज हम जिन्ना रिपोर्ट को डिस्कशन करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आगे चल कर के किस तरह मुस्लिम लीग जो है वो कैसे पार्टीशन की बात करना स्टार्ट कर देती है। और साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर क्या क्या कारण होता है या क्या परिस्थितियां जिस वजह से जिन्ना जो है इस रिपोर्ट के सख्त खिलाफ हो जाते हैं। और वो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ होने के बाद वो कलकत्ता में अपनी रिपोर्ट को पेश करते हैं। तो फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा साइमन और अगर नेहरू रिपोर्ट नहीं देखा है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसे मेंशन कर दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो 1885 में लॉर्ड बर्कनहेड भारत के महासचिव रहते हैं। महासचिव हमेशा जो है या जनरल सेक्रेटरी, वह हमेशा ब्रिटिश में बैठा था। ब्रिटेन में, भारत में सिर्फ वायसराय और गवर्नर जनरल बैठते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। उसी को हम माउंटिंग क्लिम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो 1929 में माउंटिंग क्लिम्सफोर्ड को यह बताना था कि आप जाओ और पता करो कि इस रिफॉर्म में क्या सुधार किया जा सकता है और ऐसा क्या नया चीज इसमें ऐड किया जा सकता है। तो जिस वजह से जो चुनाव रिपोर्ट 1929 में होने वाली थी उसे 1927 में भेजा गया लॉर्ड बर्कनहेड की वजह से, क्योंकि वहां ब्रिटेन में चुनाव था, जिस वजह से 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग में जो 7 मेंबर थे वो ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश होने की वजह से भारत के लोगों ने इसको बाइकआउट कर दिया और इस रिपोर्ट को वह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि साइमन कोई भी कानून या कुछ पेश करे। वैसे लॉर्ड बर्कनहेड ने इसलिए साइमन को भेजा था कि वो जाए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडियन का पार्टिसिपेशन हो, मतलब जो वो पार्टिसिपेट करे, उसको किस प्रकार से इंक्रीज किया जा सकता था और साथ ही साथ इंडिया को कैसे रिस्पॉन्सिबल सरकार लाया जा सकता था। पर यह बॉयकॉट होने की वजह से, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ना होने की वजह से जो लॉर्ड बर्कनहेड थे वो गुस्सा गए और उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे सर्वसम्मति से अगर तुम्हारे लोग मान जाते हैं तो हम तुम्हारे पॉइंट्स को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड करेंगे। जिसके जवाब में आया नेहरू रिपोर्ट 1928 में। इसके 8 मेंबर थे, जिसके पहले का नाम था सरदार मंगल सिंह, दूसरे का माधव श्रीहरि एनी, तीसरे थे अली इमाम, चौथे शोएब कुरैशी, पांचवे सुभाष चंद्र बोस और 6 GR प्रधान, 7 मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। इन 8 मेंबर की टोली आई और इन्होंने अपने 14 पॉइंट्स को वो बताया। पर जिन्ना को यह रिपोर्ट स्वीकार नहीं थी, वह इसके सख्त खिलाफ थे और वो इसको आगे चल कर के जिन्ना ने इसे डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी भी कह दिया था। फिर 1928 में ही वो कलकत्ता में एक मीटिंग बुलाते हैं और उसमें ये अपने 14 पॉइंट को रखते हैं मुस्लिम के सामने से। उसका ऐसा क्या था, वो 3 पॉइंट जिसकी वजह से जिन्ना और मुस्लिम लीग खपा थी, वो हम अब देखेंगे। तो नेहरू में इन्होंने 1/4 रिप्रेजेंटेशन की बात की थी सेंट्रल में मुस्लिम के लिए। इन्होंने रिजर्वेशन की बात की थी, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं की थी। इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने 1/4 रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। पर जिन्ना जो थे इसको 1/3 चाहते थे। इसमें इलेक्टोरेट की बात की गई थी और इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कि अगर मुस्लिम में 8 लोग हैं तो उन 8 को भी मुस्लिम ही चुने, उसके अलावा कोई नहीं चुन सकता। पर ज्वाइंट में था कि कोई भी उन्हें चुन सकता है, जरूरी नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा जिन्ना खपाते। फिर उसके बाद नेहरू ने सेंट्रल के लिए रेजिडुअल पावर की बात की थी। अवशिष्ट शक्तियां जो हो, वो रेजिडुअल पावर जो भी हो वो सेंटर के पास रहे और जिन्ना चाहते थे कि वो सारी पावर जो है
वो प्रोविंस के पास रहे, प्रांत के पास रहे। तो जिस वजह से ये थी हमारी परिस्थितियां और ये किस वजह से आया, यहाँ पे हमने डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम जिन्ना के 14 रिपोर्ट को कवर करेंगे। तो जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं उसे मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी है। तो इसमें जो है प्रोविंस को ज़्यादा शक्ति देने की बात कही गई है, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को सेकंड में, थर्ड में मैंने फ्यूचर प्रूफ किया मुस्लिम के लिए, और चौथा में मैंने कल्चर, रिलीजन और लाइबिलिटी को रखा है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि उसको समझने में आपको आसानी होगी। इस वजह से रेजिडुअल पावर की मांग की थी। अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है कि मान लीजिए कुछ लॉ है या कोई चीज है वो सेंटर के पास है और कोई सब्जेक्ट या टॉपिक है वह प्रोविंस के पास है। तो सेंटर के पास हमारा रेलवे है और प्रोविंस के पास हमारा पुलिस है, जो आज के डेट में है स्टेट के पास। तो ये पुलिस का जो टॉपिक है वो स्टेट लिस्ट में आएगा और रेलवे का जो टॉपिक है वो सेंट्रल लिस्ट में आएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे एजुकेशन और फॉरेस्ट दोनों आता है जो आज की डेट में है। अच्छा, मान लीजिए कोई इन तीनों का सब्जेक्ट ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर वो उसे दोनों सदनों से उसे पास होना पड़ेगा और ये रेजिडुअल पावर जिसके पास में रहेगा वो उस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा और इसमें लंबा प्रोसेस चला जाता है। तो इसलिए उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट में तो रखते ही हैं, प्लस ये जिसके पास रेजिडुअल पावर होती है, अवशिष्ट शक्तियां होती है, वह उस सब्जेक्ट को देखती है। तो इसलिए उन्होंने रेजिडुअल पावर की बात कही थी। जिन्ना ने सेंटर के ऊपर से कोई पावर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सेंटर का जो प्रोविंस पे हो इस पे कोई पावर ना हो, इसका कोई चीज यहाँ पे काम ना करे, इसलिए प्रांतों को उन्होंने शासन की यहाँ पे उन्होंने मांग करी थी। सिंध को बॉम्बे से अलग करने की बात यहाँ पे वो कहते हैं तीसरे में। सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ऐसा क्यों, इसे हम मैप में समझेंगे। ये बॉम्बे है और ये आपका सिंध है। बॉम्बे में मेजोरिटी हिंदुओं की ज्यादा रहती है और सिंध में मेजोरिटी मुस्लिम की ज्यादा थी। तो जिस वजह से ये जिन्ना को ये कहीं ना कहीं डर था कि कल को अगर ये नेहरू का रिपोर्ट अगर पास हो जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे तो कोई बॉम्बे में उनका तो कोई सरकार बन नहीं सकता था, तो इसलिए वो सिंध को अलग प्रांत की मांग कर रहे थे। तो तीसरा हो गया। फोर्थ में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट लाइन प्रोविंस की बात कही थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रांतों की तरह संवैधानिक सुधार का आरंभ होना चाहिए। उसका रीजन क्या था कि ये जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे पहले हम ये जानेंगे कि नेहरू का फायदा क्या था। जिन्ना का फायदा क्या था यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट लाइन प्रोविंस की बात तो यहाँ पे जिन्ना क्यों कर रहे थे, पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इसमें इनका फायदा क्या था। तो इसका फायदा जानने से पहले ये जानेंगे कि क्या ईस्ट इंडिया यहाँ पे स्टेबल थी और क्या यहाँ पे उसके नियम जो थे वो लागू थे। तो बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान में जो पोर्टुगीज थे वह ब्रिटिश को काफी हाई पे दे रही थी, तो जिस वजह से यहाँ पे ब्रिटिश की कोई सरकार नहीं बन पा रही थी और इस वजह से ये बलूचिस्तान, सिंध और ये पंजाब, इन सब जगह पे उनके लॉ जो है वो ना के बराबर में काम कर रहे थे। तो ये बलूचिस्तान का ये एरिया जो आप देख रहे होंगे, ये एरिया जो यहाँ पे है, यहाँ पे उनके कोई लॉ नहीं काम कर रहे थे। तो ये जिन्ना चाहते थे कि अगर यहाँ पे भी अगर अपनी सरकार बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, तो यहाँ पे अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो कल को उनके लिए ही बेनिफिट होगा। इस वजह से वो इस जगह की मांग कर रहे थे, बलूचिस्तान की और उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रांतों की बात कर रहे थे। तो ये मैंने 4 पॉइंट कवर कर दिया। अब हम